चलो तुम बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, कितने लोग यहाँ पे। देखो वीडियो ऑन नहीं होगा ना, एक्चुअल में कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस रिसेंट नवंबर 23 के अटेम्प्ट दिया था और तुम यहाँ हो। इसका मतलब यही है कि रिजल्ट में FAIL है, नहीं तो तुम यहाँ होते नहीं। बोथ ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, या फिर फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, या सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, या फिर तुम पहली बार ही न्यू कोर्स देने जा रहे हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन न्यू कोर्स वाले कितने जो जीवन में पहली बार कदम रख के मई 24 देंगे, और कितने लोग हैं जो स्लिप आउट कर चुके हैं। तो कीप योर वीडियो ना, जल्दी से बताओ क्योंकि मुझे उसी अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी। सुनील बोलो, जिंदगी ने कौन सा मौका दिया, दोबारा मौका दिया या फिर पहली बार ही मई 24 में जा रहे हो? अनम्यूट योरसेल्फ। पहले अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी मैम। पहली बार जा रहे हो 24 में कि? नहीं, मैंने दिया था एग्ज़ाम बट हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। जी। एग्रीगेट गया कि स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट? स्पेसिफिक था। आपने जैसे सेकंड ग्रुप में आईडीटी में नहीं हुआ, और फर्स्ट में मैंने प्रैक्टिकल थी एसएफएम में, मेरा वो होगा। अरबाज, व्हाट अबाउट यू? ऑलरेडी ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और इससे पहले एग्रीगेट में भी दिक्कत हो रहा था और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो रहा है। लाइक फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट और प्रैक्टिकल में एसएफएम दिक्कत कर रहा है। सेकंड ग्रुप ये मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, जस्ट वो इकोनॉम एग्जामेशन लाने के लिए, बट वो हुआ भी 4 मार्क्स एग्जिट से रुक हुआ? गया था। नहीं हुआ एग्जिट? नो मैम, 56 आया था। ओके, कोई बात नहीं। देखो अब जो लोगों ने वीडियो ऑन किया, मेरा कम्युनिकेशन ऑनेस्टली उनसे ही होने वाला है। बाकी लोग है या नहीं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग चीजें बोलूंगी, तो इट इज योर लॉस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेदर यू हैव गिवन अ ग्रुप, यू हैव नॉट गिवन अ ग्रुप, सबसे पहली चीज, एक मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको जो चीज बोल रही हूँ ना, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, कहीं पे भी लिख के चलो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर किसी भी तरह की एग्जाम के लिए, हो सकता है ये मैं सारी चीजें तुम लोग को आज 1 घंटे में बता दूंगी। द थिंग इज अप्लाई तुम्हें ही करना है। ठीक है, कहाँ हम लोग बोलते हैं ना फिसल जाते हैं चीजों को करने में, वो भी बता देती हूँ। न्यू कोर्स में क्या करना है, क्या चेंजेस है, वो सब बता देती हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज एक मेरी समझो कि जब आप बोलते हो ना कि एग्रीगेट नहीं बना, तो एग्रीगेट मैं मानती हूँ कि अगर तुम्हारा एग्रीगेट 190 से 200 के बीच में हो, तुम कहाँ पे हो? चलो 190 भी छोड़ती हूँ, 185 से 200 के बीच में अगर आप लाए कर रहे हो, तब क्या है? सबसे पहली चीज, जो बच्चा 185 से 200 के बीच में मार्क्स ला रहा है, इसका मतलब उसने मेहनत की थी। ठीक है, उसने मेहनत की थी बट वो पास नहीं हुआ। तो सबसे पहले अपने आप को कैटेगराइज करो, अगर आप इस बार के अंदर हो तो क्या आपको क्या करना है इस वक्त। जो नया अटेम्प्ट आने वाला है उसमें फॉर श्योर तुम्हें एक चीज करनी होगी। तुम लोग अभी कोर्स पढ़ चुके हो, पूरा कोर्स पढ़ा है, न्यू कोर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पहली चीज, FR की बात करूं, बहुत सारा चेंजेस है नहीं। SFM का नामकरण हुआ है, AFM हुआ है, बहुत सारे चेंजेस है नहीं। इसके बाद ऑडिट और इजी हो गया, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मैनेजमेंट ऑडिट था, पीयर रिव्यू था, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी था, कितने सारे अदर ऑडिट थे तुम्हारे, डिलीट हो गए। तो कहीं ना कहीं ऑडिट का कोर्स कम हुआ है। ऐड भी हुआ है, एसेज ऐड हुए, मैं सब कुछ एक एक करके तुमको डिक्टेट करती जाऊंगी। एडिशन भी हुआ है, लेकिन इजी ज्यादा हुआ है, क्योंकि इतना बल्क पढ़ने से अच्छा पता है कि ऐसे पे ज्यादा फोकस करना है मुझे। SREs कुछ कुछ ऐड हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है, फर्स्ट ग्रुप में 3 चीजें तुम्हें फोकस करना है, सिर्फ ऑडिट पे। ठीक है,
कहीं ना कहीं तुम्हें नई क्लास करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप एफआर की बात करो या फिर आप एसएफएम की बात करो, आपको नया सब्जेक्ट पढ़ने जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। व्हेन इट कम्स टू एसएफएम, जिसको आजकल मैं बोलूंगी एएफएम, उसमें ऐड हुआ है कैपिटल बजटिंग। बट यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो कि इंटर लेवल पे कैपिटल बजटिंग किया है तुमने। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंक है। सिर्फ एक कैपिटल बजटिंग के लिए क्या मुझे क्लास करनी पड़ेगी? वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तुम्हें कोई एएफएम की क्लास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे इस वक्त एसएफएम में मार्क्स 20 की लाइन में है, पास्ट अटेम्प्ट में भी चेक करना, क्या वो 20-25 की लाइन में, 30 के आगे तो हम क्रॉस ही नहीं हो रहे, क्लास करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर रीजन ये है कि हमने कभी लिख लिख के एसएफएम नहीं कर रहे थे। जब आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, आप वो बारीकी समझ ही नहीं पाते हो चीजों की। तो जब आप चीजों की बारीकी नहीं समझ पाओगे तो कैसे स्कोर करोगे? ठीक है। तो व्हेन यू आर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में कौन सी क्लास करनी चाहिए? अगर आप ओल्ड कोर्स में एफआर कर चुके हो, आपको फिर से एफआर नहीं करना है। एफआर में क्या डिलीट हुआ है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वाज द चैप्टर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये दो चैप्टर्स हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। दिस टू चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड, डिलीट हुए भाई। और ऐड हुआ है एक चैप्टर, वो भी थ्योरी चैप्टर ऐड हुआ है। तो थ्योरी में तुम्हें किसकी जरूरत पड़ रही है? बीकॉम है वो तो अपने लिए, एक्चुअल में बीकॉम है, उसको तो लर्न ही करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेटेड एक क्या हुआ है, सिर्फ एक चैप्टर ऐड हुआ है और नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो अगर आप ओल्ड कोर्स में एफआर कर चुके हो तो गलती से भी ये गलती मत करना कि तुम सिर्फ ओल्ड कोर्स में एफआर कर लिया फिर से एक और क्लास सोच रहे हो, नहीं। सेकंड, एसएफएम में क्या हुआ मैम? एसएफएम पहले तो एएफएम हो गया, ठीक है, थोड़ा नोट भी करते जाओ जब तक मैं कनेक्ट कर रही हूँ। एसएफएम क्या हो गया मेरा? एएफएम हो गया। एसएफएम में कुछ डिलीट हुआ है क्या? कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। पहले तो इतना छोटू सा था वो, उसको क्या ही वो डिलीट करेंगे। लेकिन उसमें एड ऑन हुआ है। क्या एड ऑन हुआ है एसएफएम में? कैपिटल बजटिंग। और अलग अलग चैप्टर में थोड़ी बहुत थ्योरी ऐड की है। तो फिर थ्योरी में तुमको कौन सी क्लास करने की जरूरत पड़ रही है? तो सबसे पहले अपने आप को इस चीज को समझाओ कि न्यू कोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोर्स ही नया हो गया, कोर्स वही चल रहा है। अब क्या मैम मेरे लिए न्यू कोर्स क्लियर करना इजी होगा? आई विल से यस, अ डेफिनेट यस फॉर दैट। क्यों मैम ऐसा आप डेफिनेट यस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि न्यू कोर्स में हर एक सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यू है। तो हर एक सब्जेक्ट में जब आपको 30% का एमसीक्यू दिख रहा है, तो तुम्हें पता है ना, अभी भी तो इजी होता था ना। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता था उसमें से 15 मार्क्स तो इजी ही होते थे। तो इजीली तुम 15 नंबर तक तो अपने आप को ला ही सकते हो। तुमको एड ऑन 25 नंबर पे वर्क करना है। अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो 40 लाने के लिए 25 की वर्किंग चाहिए। क्या ये बात समझ में आई तुमको? तो मैंने अभी क्या बोला, एफआर के चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। सेकेंड, एसएफएम में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल बजटिंग ऐड हुआ है और कहीं कहीं पे थ्योरी बिचारी है छोटी मोटी जो ऐड हुई है। थर्ड, इफ आई कम टू ऑडिट में, ऑडिट में तो लिस्ट है भैया, ऐड नहीं डिलीट ही हुआ है। ऐड हुए हैं ऐसे 800 की सीरीज, 4400 वाली, 4410 वाली, कुछ ऐसे 10 स्टैंडर्ड्स ऐड हुए। ठीक है, तो कितने? 10 स्टैंडर्ड ऐड हुए। और वो जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला तुम्हारा एक चैप्टर था ना, वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के चैप्टर का नामकरण हुआ है, उसको रिप्लेस किया है डिजिटल अकाउंटिंग से, डिजिटल ऑडिटिंग से। तो है तो थ्योरी एंटायरली, वो भी क्या है तो थ्योरी। तो क्या मुझे कहीं पे भी क्लास करने की जरूरत है? अगर ऑलरेडी ऑडिट, एफआर, एसएफएम की क्लास की है तो बिंदास बुक्स मंगाओ और रिवीजन वीडियो यूज करो। पर रिवीजन वीडियो वाइजली यूज करना। आजकल की जो जनरेशन है उसका क्या होता है पता है? 2 घंटे में ये खत्म हो रहा है, वहीं कोई और पता है 6 घंटे में इसको खत्म करवा रहा है। हम पता है किस चूज किसको करोगे तुम? 2 घंटे वाले को। क्योंकि तुमको चाहिए जल्दी हो जाना चाहिए, बस हर चीज जल्दी हो जाए। भाई कुछ तो डिफरेंस होगा, एक बंदा 2 घंटे में पढ़ा रहा है और एक बंदा उसी चीज को 6 घंटे लगा के दे रहा है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा दे रहा है। और अगर तुमने क्लासेस नहीं किए तो तुमको तो ऑलरेडी अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन चीजों पे।
तो टाइम के हिसाब से जजमेंट मत करो अपने कि किसकी वीडियोस मुझे देखने, बहुत गलत डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि फर्स्ट ग्रुप अगर करके रखा है। अब मैम लॉ का क्या, जिंदगी में लॉ भी तो था हमारे, बिल्कुल था, अभी भी है, गया नहीं है। पर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जिन लोगों की राइटिंग स्किल्स वीक थी उनके लिए बोनस है। क्या बोनस है? लॉ ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये ऑफिशियल हुआ नहीं है, बट मैं जो गाइडलाइंस मेरे पास है मैं उसके हिसाब से तुमको एक चीज बता देती हूँ। दिस इज नॉट येट ऑफिशियल, पर वो होगा। जितनी गाइडलाइंस मेरे पास है उसके हिसाब से क्या है, जो तुम्हारा लॉ है, मतलब जो भी सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है, उसकी एग्जाम तुम चूज कर सकते हो कि तुमको कब देना है। वो ऑनलाइन एग्जाम होगी, तुम्हें सेंटर पे जाना होगा, सेंटर पे जाके तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम्स दे सकते हो। क्या मैम मैं मेरी नॉर्मल एग्जाम के पहले भी एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? यस, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो। अगर उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि अभी अभी तो बच्चे कन्वर्ट होंगे, कन्वर्जन भी तुमको नहीं करना, तुम ऑटोमेटिकली चले गए हो न्यू कोर्स में, कोई कन्वर्जन की प्रक्रिया नहीं है यहाँ पे जो पहले थी। तो तुम ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए न्यू कोर्स में। अब तुमको सेल्फ पेस्ड जो मॉड्यूल है, तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें पहले देना है क्या या एग्जाम के बाद देना है। ये ऑप्शन May 24 वालों के लिए ही है, क्योंकि अभी नया नया है ना, तो सिर्फ उनको ये ऑप्शन दिया है कि तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, चॉइस ले सकते हो कि तुमको करना क्या है जीवन में। ठीक है, अब और एक बताऊं, ये शायद डेली बेसिस की एग्जाम भी हो सकती है। डेली बेसिस मतलब जिसको जब जाना है सिर्फ वहां जाके तुम्हें बताना होगा कि ये वाली एग्जाम देनी है, तुम डेट चूज करोगे, तुम जाके एग्जाम दे सकते हो। और मेट्रो सिटीज में ये मे बी पॉसिबल कि सुबह शाम का क्राइटेरिया भी हो जाए कि जिनको सुबह जाके देनी है सुबह दो, जिनको शाम को जाके देनी है वो शाम को दो। तो कितना इजी कर दिया है। और जिनको मल्टीपल टाइम ऐसा हो गया ना FAIL मिला है, उनको मैं एक एडवाइस दूंगी, अगर ICAI ऐसा नोटिफिकेशन निकालता है ना कि तुम एग्जाम के पहले लॉ की एग्जाम दे सकते हो, तो मैं बोलूंगी कि पहले दे देना। रीजन क्या है, हमको जरूरत है एक पास की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। शुरू शुरू में तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि क्वेश्चंस इजी होंगे, डेफिनेटली वो क्या होंगे, थोड़े से नॉर्मल रहेंगे। तुमने अभी अभी लॉ पढ़ा है, तुम्हें फिर से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। वही तुम एग्जाम की बात करोगे ना, तो फिर लॉ पढ़ने जैसी नौबत आ जाएगी कि फिर पूरा याद करो कि लॉ में क्या क्या किया था। अभी थोड़ा तो है मेमोरी में, पूरा नहीं है, थोड़ा तो मेमोरी में है तुम्हारे। तो अगर ICAI ऐसा करे, तो अगर ICAI ने ऐसा किया है कि तुम एग्जाम के पहले लॉ या सेल्फ पेस्ड मॉडल दे सकते हो, तो कम से कम लॉ तो दे ही देना। क्योंकि जब तुम्हें वो PASS मिल जाएगा ना, तो पता है क्या एक सेटिस्फेक्शन आएगा, यार फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट ही देने हैं, क्योंकि मैं एक चीज और क्लियर कर चुका हूँ। और तुम्हारे दिमाग को ना अभी मोटिवेट होने के लिए PASS की बहुत जरूरत है। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसको मल्टीपल टाइम अभी FAIL मिल चुका है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा दिमाग कि तुम कब PASS देखोगे। दिस इज नथिंग मेंटल, जो बोलते हैं ना, उसको कुछ तो चाहिए पुश कि हाँ पास। क्या फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड समझ में आई चीजें, कि एक्चुअली यू डोंट नीड एनी क्लासेस इफ यू हैव ऑलरेडी डन अ क्लास। ठीक है, अब मेरी बात चल रही थी 185 से 200 वाले को। तो 185 से 200 वाले को प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? अगर तुम 185 से 200 के बीच में हो, और छोड़ो 180 से 200 के बीच में भी हो, तो तुम्हें प्रोविजन सब पता है, राइट? अभी तुम्हें क्या है, सारे प्रोविजंस पता है। मतलब मैं नहीं ये बोल रही कि तुम्हें रटा पड़ा हुआ है, बट पता तो है। तो सबसे पहले क्या करो, एक बार प्रोविजन थोड़े से देख लो कि तुम्हें समझ में आ जाए। पहली प्रायोरिटी हर एक स्टूडेंट की क्वेश्चन सॉल्व करने की होनी चाहिए, और तुम उसको लास्ट प्रायोरिटी रखते हो। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम में तुम्हें प्रोविजन लिख के नहीं आने होते डायरेक्ट, तुम्हें ये देखना होगा हाउ टू अप्लाई दोज प्रोविजंस। तो पहले मैं बोलती हूँ रिवर्स में अपनी पढ़ाई चालू करो। रिवर्स मतलब फॉर एन एग्जाम्पल FR चैप्टर्स तो सारे मैम वही है। FR के स्टॉप यूजिंग एनी रिविजन वीडियो, तुमने अभी अभी पढ़ा है ना, तुम्हें पता है ना कि FR में एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या होता है, किस में क्या होता है। सीधे बोलूंगी, तुम्हारे पास जो भी कॉन्सेप्ट नोट है, कॉन्सेप्ट नोट लो। और जैसे वो पुराने जमाने के बच्चे नहीं पढ़ते थे,
उनके पास नहीं होता था यूट्यूब, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो खुद की मेहनत करते थे, खुद का दिमाग चलाते थे। लेके बैठ जाओ उन कॉन्सेप्ट नोट को और पढ़ना स्टार्ट करो कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्योंकि तुमने अभी अभी पढ़ाई की है, तुमको समझ में आएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना। सिर्फ 1-2 घंटे दो कॉन्सेप्ट नोट को, और बड़ा चैप्टर है तो 4 घंटे दो कॉन्सेप्ट नोट को, पर खुद से करो, रिवीजन वीडियो यूज मत करो, तब जाके तुम्हारी मेमोरी में चीजें जाएंगी। और साथ में क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे, मैम पता है एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन होते हैं। तुम एक चीज देखना, जो आजकल हवा चल रही है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होते। 50 में से 15 ऐसे क्वेश्चन चूज किए जाते हैं जिसमें सारे टाइप के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। 50 में से अगर मैं 20 ऐसे क्वेश्चंस निकाल रही हूँ जिसमें हर तरह के एडजस्टमेंट है, बाकी तो रिपीटेशन है, 30 रिपीटेशन हटा दिए, 20 क्या है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट भरे पड़े हैं। एग्जाम टाइम पे मुझे सिर्फ वो 20 क्वेश्चंस ही देखने होते हैं ताकि सारे के सारे एडजस्टमेंट मेरे दिमाग में आ जाए। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, एक स्टूडेंट है जिसको नॉर्मल कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, एक स्टूडेंट है जिसको प्रोविजन तो समझ में आते हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर पाता, एक स्टूडेंट होगा जिसके लिए प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, उसको थ्योरी लिखते नहीं आती होगी। हर स्टूडेंट अलग है। तुम अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करो कि तुम कहाँ पे वीक हो। यू कैन नॉट कॉपी, किसी भी यूट्यूब चैनल पे बोल दिया बस तुमको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, नहीं। पहले ये देखो तुमको लिखना नहीं आता, तुमको रिटेन नहीं होता, तुमको समझ ही नहीं आता, तुमको अप्लाई करते नहीं आता। जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तब तुमको अंदर से आवाज आएगी यार लिखते ही नहीं बन रहा, यार समझ ही नहीं आ रहा, ये प्रोविजन तो पढ़ा था लेकिन ये क्वेश्चन में मुझे कैसे क्लिक नहीं हुआ कि ये प्रोविजन लगना चाहिए। हो सकता है जो मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो ना, हो सकता है वही मधुर के लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि तुम अलग, मैं अलग, सुनील अलग, अरबाज अलग, और हमारी अदिति अलग, ये सब लोग अलग अलग है। तो तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारे लिए टफ कौन से, क्योंकि तुम क्या करते हो, ये खोला, अरे ये इंपॉर्टेंट है, तुम तो देखो तुमको क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सॉर्टिंग करना स्टार्ट करो। क्या ये बात समझ में? अब जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं क्लास में भी ये चीज अप्लाई करती हूँ, टाइमर लगाओ। एग्जाम में ना देखो, तुमको एक मिथ होता है कि 3 घंटे मिलेंगे, अभी मेरे पास टाइम कम है, मैं यूट्यूब पे ना हर रोज अब मैं 1-1 मिनट के शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करूंगी। तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना, मैं हर चीज समझा दूंगी तुमको, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है और बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकती। तुम्हें 3 घंटे नहीं मिलते लिखने के लिए, एग्जैक्टली वो 2 hours and 20 minutes ही होते हैं। अब वो कैसे 2 hours and 20 minutes होते हैं उसका कैलकुलेशन आई विल गिव इन द शॉर्ट। तो तुमको स्पीड आनी चाहिए। आज मैं सुनील को बोलती हूँ सुनील भाग, अच्छा तेज भाग, भाग लेगा नहीं, क्यों? मैम प्रैक्टिस ही नहीं की। उसको मुझे भागना है ना तो उससे पहले मुझे वार्म अप करना पड़ेगा, वार्म अप के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा तब मैं तेज भाग सकता हूँ। और तुम लोग क्या करते हो, एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में जाके डायरेक्टली 3 घंटे में हम बिना देखे लिखना सीखेंगे। पहले की प्रैक्टिस का है, पहले का वार्म अप का है। डोंट यू थिंक यू आर मिसिंग ऑल दिस थिंग्स? मैम हम याद तो करते हैं, तुम्हारी सारी गलती बता रही हूँ मैम। अभी हम याद कर रहे हैं, आज हमने याद किया कुछ भी, XYZ DT IDT वॉट एवर इट इज, आज हमने याद किया, हमने उस सब्जेक्ट को खत्म करके रख दिया, हमने दूसरे सब्जेक्ट्स उठा लिए। अब जब 1.5-2 महीने बाद मैंने 2-3 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, फिर सोचते हम उस सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो, तुम्हें पता है क्या महसूस होता है? ये कभी पढ़ा भी था, मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा लग रहा है बस देखा देखा सा है? क्योंकि यू आर मिसिंग क्यूमुलेटिव रिविजन। मेरे आज मैंने जो याद किया है, मुझे अगर मैंने एक सब्जेक्ट खत्म किया तो 1 घंटे का स्लॉट रखो, चाहे अल्टरनेट डेज तुम 1 घंटे का स्लॉट रखो, बट जो चीजें कर चुके हो ना उसको रिवाइज करते रहना जरूरी है। आर यू गेटिंग? इसका और सिंपल तुमको एक एग्जाम्पल दूं। सिंपल एग्जाम्पल क्या है, बचपन में तुमने क्या क्या किया है, तुमने खुद ने किया है ना जो भी किया है, तुमको क्या अपनी चाइल्डहुड से लेके आज तक की हर एक मेमोरी याद है? जबकि वो तुम हो, पढ़ाई की चीज भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं याद। तो डोंट यू थिंक जो तुम पढ़ते हो, एक साथ इतना ज्ञान इधर 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 डालते जाते हो, कैसे याद रखोगे जब तक बार बार इसे याद नहीं दिलाओगे ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है।
यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन से भरना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब एक और चीज समझो, इतनी समझ में आई ये बात तो मैंने ना आज एक चीज याद की, ठीक है, कल का दिन आ गया। अब मैं पता है क्या करती हूँ, मैंने बोला था ना इस वीडियो में सारी मिस्टेक्स भी बताऊंगी, तो जस्ट पॉइंट आउट कि तुम कहीं ये तो नहीं कर रहे। अब मैंने कल कुछ तो याद किया था, अब कल कुछ याद कर लिया, उसके बाद मैं बैठी हूँ रिविजन करने। हाँ 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 हाँ, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये क्या कर रही हूँ पता है मैं? दिस इज नॉट रिविजन, दिस इज री रीडिंग। उठा के फिर से रीड करने बैठ गए हो। तुमने अपने दिमाग को रिकॉल कराने की हैबिट ही नहीं डाली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिविजन या फिर रिकॉल? रिकॉल मतलब ये मेरी बुक बंद है, ये क्या है, बंद है, इसको बंद करके रखा है और मैं सोच रही हूँ यार कल डीटी में ट्रांसफर प्राइसिंग में 92A पढ़ा था, 92A किसका होता है, हाँ याद आया, एसोसिएट एंटरप्राइज का होता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि 25% था या ग्रेटर देन 25 था या इक्वल टू। तब तुम्हारे दिमाग को समझ में आएगा कि कहाँ पे रजिस्टर हुई नहीं चीजें। तुम्हें 92 याद रहा है ना, एसोसिएट एंटरप्राइज, अब वो याद रहेगा। तुम्हें रिकॉल करके ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या भूल गए, और जो भूल गए दूसरे दिन उसको अच्छे से याद करना होता है। और हम क्या करते हैं, ये कल किया और आज ये री रीडिंग, हाँ हमने मैम रिविजन कर लिया, री रीडिंग मतलब आंखों को दिखा रहे हो कि ये कल पढ़ा था तो उसको तो याद ही रहेगा ना, क्योंकि कल ही पढ़ा था, मेमोरी में इतना तो है, इतनी साफ थोड़ी ना हुई है तुम्हारी मेमोरी एक ही दिन के अंदर। आर यू गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन री रीडिंग एंड रिकॉल? रिकॉल करना सीखो। तो अभी तक जितना बोला ना, पहली चीज हमको ग्रुप 1 में अगर क्लासेस कर ली है तो क्लास नहीं करनी, क्योंकि बहुत चेंजेस नहीं है। दूसरा, अगर 180 से 200 के बीच में आते हो तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर में कैसे हैं, कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें मैं गलतियां कर रही हूँ, किसमें मुझे समझ नहीं आता, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। नो वन कैन टेल यू कि तुम किसमें स्ट्रांग हो। यू हैव टू बी योर कोच, यू हैव टू बी योर मेंटोर। तीसरा, जब हम कोई चीज लर्न करते हैं तो दूसरे दिन कम से कम 10 मिनट का टाइम निकल के रिकॉल करना है, री रीडिंग नहीं करना है। और एक बार एक सब्जेक्ट को खत्म कर दिया तो बेचारे को साइड में मत रख देना, उसे ऑल्टरनेट डेज या फिर वीकली कभी भी निकाल के उसके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते रहना पड़ेगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? डन? इसमें से तुम्हें कुछ फीलिंग ऐसी हुई कि शायद हमने रिकॉल की जगह सच में री रीडिंग करते रहे, शायद हम कभी टाइमर के साथ कभी भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, क्योंकि एग्जाम में तो टाइमर चल रहा होता है। मेरे ब्रेन को उस टाइमर की आदत ही नहीं है कि मैं भी 2.5 घंटे में क्यों इतने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। हम आईडीटी की अभी क्लास ले रहे ना, लिटरली आई डू दिस थिंग, 1 घंटे का टाइम लगाती हूँ, 10 क्वेश्चन देती हूँ और उसमें 8 क्वेश्चन नहीं तो 7 सॉल्व हो जाते हैं। पर अगर तुम खुद करने जाओगे ना तो 3 क्वेश्चन भी नहीं करोगे ढंग से, उस 1 घंटे में तुम 3 भी नहीं ढंग से करोगे, क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को प्रेशर दिया ही नहीं। तो स्टार्ट यूजिंग टाइमर्स किसी भी सब्जेक्ट में, XYZ। अब मैम हर एक में एमसीक्यू आ गए, तो क्या मुझे मोटी मोटी एमसीक्यू बुकलेट खरीद लेनी चाहिए जो मार्केट में अब अवेलेबल है बहुत खूबसूरती के साथ? नहीं, आईसीआई ने जितने एमसीक्यू दिए हैं तुम्हें उतने ही सॉल्व करने हैं और उसके थ्रू जजमेंट लगाना है तुम्हें। आईसीआई के क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें जजमेंट लगाना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तुमने डीटी दिया है, आईडीटी दिया है, एमसीक्यू रिपीट नहीं होते। तो तुम अपना पैसा वेस्ट मत करना मोटी मोटी एमसीक्यू बुकलेट लेके। आईसीआई इशू करेगा और उसी को करना, क्योंकि देखो किसी भी फैकल्टी की बुक आईसीआई नहीं लेता, पर फैकल्टी आईसीआई की बुक से ही क्वेश्चंस कॉपी करते हैं, वाइस वर्सा नहीं होता है। ये एक सच है। मेरी भी बुक होगी आईसीआई से ही आई है, आईसीआई मेरी बुक लेके क्वेश्चन पेपर डिजाइन नहीं करता, वो अपने दिमाग से डिजाइन करते हैं। और उसका सबूत है इस बार का एफआर का पेपर, जो बहुत अच्छे लेवल का था, 30 नंबर का क्वेश्चन, वाव थे बिल्कुल। तो जिन्होंने स्कोर किया, जिनको 30 मार्क्स के वो क्वेश्चन नहीं आते थे, वो 70 से स्कोर करके निकले। उसके बाद गलतियां खुद की भी होंगी, वो तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो
एक चीज ध्यान रखना, किसी तरह की एमसीक्यू बुकलेट नहीं खरीदना। नहीं नहीं, हमको तो खरीदनी ही है मैम, हम तो खरीद के रहेंगे, तो खरीदो, लेकिन तब जब तुम्हारा पूरा कोर्स हो जाए और तुमको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा है, तब खरीद लो। तब मैं भी नहीं रोकूंगी कि तुम्हारा कोर्स हो गया है, तुम चाहते हो प्रैक्टिस और करना, परचेस एनी काइंड ऑफ एमसीक्यू बुक। आया, वेदर इट इज एफआर, वेदर इट इज एसएफएम, कुछ भी हो। क्योंकि अभी आईसीआई ने जब एमसीक्यू रिलीज नहीं किए तो सब लोग अपने दिमाग से एमसीक्यू बना रहे हैं। तो आईसीआई तो वो देखने वाला है नहीं कि किसने कौन से एमसीक्यू किसके दिमाग से बनाए। ठीक है, अब जब तुम क्वेश्चंस करते हो, एक चीज और बताती हूँ तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या होती है क्वेश्चन करते वक्त। डू यू इवन मेक एडजस्टमेंट शीट? अब ये एडजस्टमेंट शीट पता है मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन बनाता कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हें आलस आने लगता है, जिसे बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अब व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट शीट? मैं डीटी में तो स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि भाई तुम्हें एडजस्टमेंट शीट बनानी ही चाहिए। अब मैं तुमको दिखाती हूँ कि एडजस्टमेंट शीट क्या होता है, कैसे बनती है। देखो, मैं सारी चीजें एक वीडियो में बता रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे ऊपर है तुम कितना उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, अब मैम एडजस्टमेंट शीट में होता क्या है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। अब किसी भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, चाहे वो आप डीटी ले लो, आप आईडीटी ले लो, भाई कोई भी सब्जेक्ट लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी ले लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट द सब्जेक्ट। मेरे लिए एडजस्टमेंट शीट का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने क्वेश्चन वन किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन वन सॉल्व किया, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? एक शीट बनानी चाहिए, और ये पहली बार में ही बन जाती है। जब पहली बार तुम शिद्दत से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते ना, तब ये शीट बनती है। मैंने सपोज करो वॉट एवर एफ आर डीटी आईडीटी किसी का भी क्वेश्चन वन सॉल्व किया और यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेप्ट, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ एक वर्ड में। कॉन्सेप्ट कौन सा हो सकता है? हो सकता है पोर्टफोलियो में किसी फॉर्मूले से रिलेटेड है तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दो। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सपोज करो ये 102 है, इंडेस शेयर बेस्ड पेमेंट, इसमें एम्प्लॉय कैलकुलेशन तुमको इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि अलग तरह से एम्प्लॉय का कैलकुलेशन दिया है। जैसे इस बार के पेपर में बैक कैलकुलेशन करना था एम्प्लॉय का, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, उसका क्या करना था, बैक कैलकुलेशन से ही तुम निकाल सकते थे, नहीं तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन गलत था। तो बस मैंने लिख दिया कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। इसके साथ मैं ऑब्लिक करती हूँ, या फिर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इधर कर लो कोई फॉर्मेट, कि स्पेशली आईसीआई ने इस तरह के फॉर्मेट में सॉल्व किया, तो छोटा सा अपने आइडिया के लिए फॉर्मेट बना दो, छोटा सा, कि तुमको दिख जाए। फिर यहाँ पे क्या करो, मिस्टेक तुम्हारी क्या है वो लिखो, और यहाँ पे लिख लो टफ, सिर्फ ऊपर टफ, और यहाँ पे रिवीजन 1 2 3, 3 रिवीजन तो कम से कम प्लान होने चाहिए। अब करना क्या है मैम, मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा या एम्प्लॉय कैलकुलेशन, डीटी में सपोज कर लो ट्रांसफर प्राइसिंग में इन्होंने क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग में किससे रिलेटेड ले लेती हूँ, ये ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, जो भी है बस तुमको कॉन्सेप्ट लिखना। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेट बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अलग से दिख रहा है तो ठीक है। मुझे दिखा मैम यहाँ पे कोई केस लॉ यूज हुआ है, मैंने बस वो केस लॉ लिख दिया नाम, कि मुझे भी पता रहे इस टाइप के क्वेश्चन में वो ये वाला केस लॉ यूज करते हैं। जैसे डीटी में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में देखना एमके जैन केस लॉ बार बार यूज होता है, एमके जैन का नाम बहुत यूज होता है। मैंने सिर्फ वहां पे लिख लिया ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरे आंसर में ये आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो। अब तुम क्या करो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, पास होना है ना तो बिना देखे क्वेश्चन करने की हिम्मत करो। क्वेश्चन पढ़ लिया, इधर टाइमर चल रहा है तुम्हारा 2 घंटे का, तुम एग्जाम कंडीशन में बैठे हो, अब सोचो कि यार इसमें क्या हो सकता है। तुमने देखो, या तो लिख के सॉल्व करो, लिख के नहीं सॉल्व हो रहा, ट्राई तो करो कि तुम कम से कम आंसर निकालो, बिना देखे करो, बस जो होता है होने दो। फिर तुमको पता चलेगी सही मायने में, जब तुम आईसीआई को गालियां देते हो ना कि इसी ने पेपर चेकिंग गलत की, तुम यहीं घर पे अपने आप को इवेल्युएट करो, तुमको मिस्टेक्स इतनी मिलेगी, कॉमन से कॉमन मिस्टेक निकाल के ये भरता जाएगा।
तुम्हें पता ही नहीं होगा कहाँ पे इंटू कर दिया, कहाँ डिवाइड कर दिया, कहाँ पे उसने 6 मंथ इंटरेस्ट में लिखा था, तुम कंटिन्यूसली क्यों ले गए, कहाँ पे 6/12 करना था, कहाँ पे उसको पावर में लेके जाना था, तुम्हारे बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे, तुम्हें ये रियलाइज होगा। तो यहाँ पे तुम्हें लिखनी है अपनी सारी मिस्टेक्स जो है, और यहाँ पे तुम टिक करो। तुम्हारे लिए टफ था क्वेश्चन, हाँ, नहीं था तो छोड़ दो, छोड़ दो मतलब कुछ नहीं लिखना उसमें। फिर सेकंड रिवीजन पे आए मैम। अब सेकंड रिवीजन में क्या करो, अगर ये क्वेश्चन टफ मार्क किया है तुमने तो लिख के वापस इसको बिना देखे सॉल्व करो। सेकंड रिवीजन में अगर तुमने इसे टफ टिक किया था तो उसी क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करो, और देखो इसमें से मिस्टेक्स कम हुई कि तुमने और इन्वेंशन कर लिया नहीं मिस्टेक का, या फिर अब प्रॉपरली तुम सॉल्व कर पा रहे हो। तो फर्स्ट रिवीजन की मिस्टेक्स लिखो, फिर जब सेकंड रिवीजन करोगे तब भी तुम्हें पता चलेगा ना कि फर्स्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड में अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, सेकंड रिवीजन में फिर लिख के सॉल्व करो। फाइनली आई सक्सीडेड इन सेकंड रिवीजन, बिल्कुल सही कर लिया मैंने। फिर भी इसको क्या करना, एग्जाम टाइम पे ये वो क्वेश्चन है जो 3 बार करने के बाद तुम सही कर पाए, तो एग्जाम में सिर्फ इसको जरूर देखना। मैम क्वेश्चन 2, मैम ये वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी था, मैंने सब सही कर दिया, तो यहाँ पे कुछ मार्क नहीं करना, टफ इजी था, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में उसकी क्या करना, जो मेन पॉइंट पूछा है ना उसको एक लाइन में लिख देना, इसमें ये पूछा था, इजी था मेरे। ऐसे जब तुम 50 क्वेश्चन का सब कुछ बना लोगे ना, तुम देखना ये टफ वाले में तुम्हारे कितने मार्क होंगे। मुश्किल से 15 से 20 तुम बोलोगे, या फिर हो सकता है जिनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है वो 10 या 12 ही करेंगे मार्क। और पता है क्या, रिवीजन उसी का होता है जो टफ होते हैं, जो इजी है वो तो तब भी आ गया था, अभी भी आ जाएगा। तब जाके तुम्हारी सॉर्टिंग स्टार्ट होती है किस चीज की, मुझे किस चीज पे प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टूड? और ये पहली बार में ही कर पाओगे। अब भी जो टाइम है ना तुम्हारे पास, गोल्डन पीरियड है, इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड क्योंकि अभी तुम्हारे पास मंथ है, जनवरी आधा है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। लेकिन अगर तुमने अभी का ये टाइम वेस्ट कर दिया ना, फिर तुम ही लोग हो जो, पता है यूट्यूब पे क्या सर्च करते हो, 2 महीने की स्ट्रेटेजी, 1.5 महीने की स्ट्रेटेजी, 1 महीने में कैसे पास हो सकते हैं, 15 दिन में कैसे पास हो सकते हैं, तो वो तुम ही लोग होते हो। तो अभी जो गोल्डन पीरियड भगवान ने तुम्हें दिया है ना, उससे अपनी किस्मत को गोल्डन बनाने के लिए अब भी मेहनत चालू कर दो, ताकि जब व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे प्लानर्स आते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, व्यू बढ़ाने के लिए जब ऐसे प्लानर आते हैं तो तुम उनका व्यू मत बढ़ाओ, तुम अपनी किस्मत चमकाओ। तो अभी वो टाइम है, ठीक है? आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट ये प्रैक्टिकलिटी है। सीए फाइनल मजाक नहीं है कि तुम 15 दिन की स्ट्रेटेजी, उन लोगों के लिए काम आती है 1 महीने 1.5 महीने की स्ट्रेटेजी जिनने बहुत अच्छे से पढ़ा और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक फैक्ट है। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसमें भी स्ट्रेटेजी ये होती है क्वेश्चन के टाइप देखो। यहां तक ओके? ठीक है। अब मैम व्हाट अबाउट सेकंड ग्रुप? स्ट्रेटेजी सब सेम है, रिकॉल करो, टाइमर लगाओ, एडजस्टमेंट शीट बनाओ, सारी स्ट्रेटेजी सेम है। लेकिन मैम सेकंड ग्रुप में क्या, सबसे पहले तुम्हारी खुशी, SCMP इस दुनिया से गया, लेकिन हाँ सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल के फॉर्म में है, है। बट सेकंड ग्रुप डोंट यू थिंक क्लियर करना इजी हो गया? जिनके पास इकोनॉमिक लॉ की एग्जेम्पशन है भाई, वो तो सिर्फ DT IDT देने की सोचेंगे, अभी गोल्डन पीरियड है, ठीक है? मैम DT IDT में क्या करें? IDT में कुछ चेंजेस हुए? सेम है, IDT कैसे चेंज होगा? गवर्नमेंट से चेंज करवाएंगे क्या वो? DT क्या गवर्नमेंट से चेंज करवाएंगे? वही DT है, वही IDT है। तो मैम DT में ऐड क्या हुआ? तुम्हें ब्लैक मनी एक्ट ऐड मिलेगा, बस। क्या मिलेगा? DT में ऐड हुआ है, डिलीट कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐड किया है ब्लैक मनी एक्ट। तो क्या मुझे उसके लिए नई क्लास करनी पड़ेगी? देखो मैं तुम्हें फैक्ट बता रही हूँ, सबको पता है बच्चों को क्या चाहिए अभी, सबको पता है कि किससे व्यूज बढ़ेंगे, तो तुम्हें ब्लैक मनी एक्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो डोंट यू थिंक कि तुम्हें अगर पढ़ के रखा है तो तुमको फिर से क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ब्लैक मनी एक्ट भी कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। और क्या ऐड हुआ है? ऑडिट में जो फिस्कल लॉ था ना तुम्हारा, टैक्स ऑडिट, वो कहाँ है?
वो अब फाइनली जहां होना चाहिए था ना वही है, अब डीटी में कर दिया टैक्स ऑडिट। क्योंकि एक्चुअल में परेशानी होती थी बच्चों को, जो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप देने जा रहे हैं उनको पता ही नहीं, अभी डीटी पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। तो फाइनली उन्होंने डीटी में उसको इनकॉर्पोरेट किया और फिस्कल लॉ तुम्हारा चला गया डीटी के अंदर। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में कभी फिस्कल पढ़ा था ना, उनको फिर से क्लास करके फिर से वही फिस्कल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डीटी में आया। मैम आईडीटी में कुछ ऐड हुआ क्या? एक एथिक्स नाम से चैप्टर ऐड हुआ है, कंप्लीट थ्योरी। एथिक्स नाम से चैप्टर ऐड हुआ है, वो भी थ्योरी है। और आईडीटी में बस इतना हुआ है, पहले ऐसा होता था एफटीपी 5 मार्क्स का था और साथ में 20 मार्क्स का था कस्टम। अब ओवरऑल कस्टम एंड एफटीपी इज फॉर 20 मार्क्स, बाकी 80 मार्क्स फॉर जीएसटी। बस। तो तुम किस बारे में इतना घबरा रहे हो कि न्यू कोर्स न्यू कोर्स? दिस इज नथिंग लाइक न्यू कोर्स। छोटा मोटा इधर उधर चेंज कर दिया बस। बट टेंशन का माहौल तब क्रिएट होता है जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात आती है। जब अभी नया सब्जेक्ट है ना, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, उसके लिए मैं भी कुछ चीजें सोच रही हूँ कि कैसे तुमको टिप्स दूं। बट एक चीज बताऊं, 8 केस स्टडी तो आईसीआई ने दे दी, 8 है टोटल, 8 केस स्टडी आईसीआई दे चुका है। सबसे पहले उन 8 को अच्छे से सॉल्व करके जज करने की ये कोशिश करो कि किस लेवल पे तुमको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। आईसीआई भी इतना अच्छे से जानता है, पहला जो तुम्हारा अटेम्प्ट होगा ना वो नॉर्मल रहेगा। बट हाँ, ये 8 केस स्टडी रिपीट नहीं होगी, चांसेस ऑफ रिपीटेशन है, एक आध हो सकती है। बट पता है क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तुमको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इन 8 केस स्टडी के थोड़े बहुत मिलेंगे। बट वो कैसे होगा, केस स्टडी 1 का केस स्टडी 2 से कुछ मर्ज कर दिया, उधर से 3 से कुछ मर्ज कर दिया, एक नई केस स्टडी बना दी। क्योंकि उनको भी पता है बच्चों के लिए पहली बार के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया ये, जिसमें सब कुछ चाहिए। तो जो लोग सेकंड ग्रुप क्लियर कर चुके हो उनको बधाइयां, लेकिन जो अब देंगे, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं होगा। धीरे धीरे आईसीआई को उसका कोर्स मॉडिफाई करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर करके बताना पड़ेगा कि कितना, क्योंकि एफआर भी लमसम है, एसएफएम भी लमसम है, लॉ भी है, ऑडिट भी है। तो क्या बच्चा क्या करे, बोथ ग्रुप पढ़ने बैठ जाए उस वक्त? पॉसिबल तो नहीं है ना। तो उसके लिए अभी टेंशन मत लो। पहले तो तुम वो 8 केस स्टडी से जजमेंट लगाओ कि क्या बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। मैं बोलूं इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, चांस ही नहीं है। तो उस चीज के लिए थोड़ा शांति। फिर उसके बाद मैम हम तो फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर चुके, अब एफआर कुछ याद नहीं रहेगा, एसएफएम कुछ याद नहीं रहेगा, हम कैसे करेंगे? तो मैं बोलूं, जहां जहां पे तुमको कोई टॉपिक लगता है ना तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, या फिर ऐसा है कि मैं फिर से क्लास तो नहीं कर सकता इंटीग्रेटेड के लिए भी, क्योंकि इंटीग्रेटेड अभी कोई कैसे पढ़ाएगा? 8 केस स्टडी में कोई कितना दे पाएगा, जिनको अभी फैकल्टी को खुद को नहीं पता ऐसे कितने क्वेश्चन कैसे देगी, तो वो क्या कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे? आर यू गेटिंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? तुम क्या कर सकते हो, सारी चीजें यूट्यूब पे डली है और तुम्हें उसका बेस नॉलेज ही चाहिए होगा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। तो वो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स का जो बेस नॉलेज है ना, यू विल गेट ऑन यूट्यूब, और वो तुम्हें मिल जाएगा इजीली। तुम्हें दिख रहा है यार इंडियस 116 लग रहा है, खोलो इंडियस 116 का, उसमें क्या लिख रहा है तुम्हें, लेसर से रिलेटेड है, उतना पार्ट देख लो, समझ लो उस क्वेश्चन के लिए। अभी थोड़ा तुमको फरवरी एंड तक तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई भी इस पे चीजें बोलेगा और बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सबसे वास्ट हो जाएगा। ये वास्ट इतना है जो पूरे ग्रुप को मिला के एक सब्जेक्ट हो गया है। तो जल्दबाजी मत करना इसके लिए, और घबराना भी मत, क्योंकि वो भी लीनियंट चलेंगे, ये फॉर श्योर है। ठीक है, आया समझ में? अब जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकती हूँ वो क्या है, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सी इंटर, जीएसटी में फुल फ्लेज यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट फर्स्ट मॉड्यूल अपलोड हो चुका है, कल मेगा एग्जामिशन भी हो जाएगा। सेकेंड, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सीए फाइनल, डीटी के मेरे नवंबर 23 के जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि मैं इस अटेम्प्ट में मैंने डीटी की क्लास नहीं ली है, तो वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना अगर क्लास नहीं करनी है तो वो मैं फुल फ्लैज जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी। तुमको सिर्फ इतना करना है, तुम अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना जब वो रिलीज हो डीटी के लिए। आईडीटी के फुल फ्लैज डिटेल रिवीजन वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, जिसमें जितनी लिंकेज एक्चुअल में होती है ना आईडीटी में, वो रिवीजन वीडियो में मैं सारी लिंकेज दे रही हूँ।
तो वो तुम उधर से ले सकते हो। और यूट्यूब चैनल, उस पे शॉर्ट्स के फॉर्म में, क्योंकि मैं मेंटरिंग इस बार नहीं ले रही हूँ, ना डीटी की फर्स्ट ग्रुप ना सेकंड ग्रुप, कोई मेंटरिंग नहीं ले रही हूँ मेरे टाइम के अकॉर्डिंग। तो तुमको जो मैं जितने टिप्स होते हैं ना शॉर्ट्स के फॉर्म में, ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं हो, 1 मिनट में उसमें हर चीज समझना। पेपर एनालिसिस क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन की पोजीशन क्या होती है, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, हाईलाइटिंग कैसे करते हैं, जो मैं दे सकती हूँ, जो मैं जेन्युइनली मेंटरिंग में देती थी, सारी चीजें मेरी पेड मेंटरिंग में होती थी, जिसमें मैं लाइव क्लास में सब सिखाती भी थी कि हाईलाइट कैसे होता है, कौन से वर्ड हाईलाइट होते हैं, सब सिखाती थी। वहां मैं 1 1 मिनट में तुमको हर एक चीज दूंगी। तुम्हें क्या करना है, एक डायरी बना के रखो, वो चीजें लिखते जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन कभी एफआर पढ़ रहा है, कोई ऑडिट पढ़ रहा है। मैं टॉपिक वाइज तुम्हें बहुत सारी चीजें भी बताऊंगी इसमें, नोट डाउन करते रहना, ताकि जब तुम उस पे पहुंचो तो तुम उन टिप्स को खुद के सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अप्लाई कर लेना। If you will apply, you will genuinely notice a difference. ठीक है, done. So this was what I was trying to give. न्यू कोर्स से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भारी चेंजेस नहीं है, तुम्हें कन्वर्जन भी कराने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी कन्वर्टेड हो। मैम व्हाट अबाउट मॉड्यूल्स, अगर तुमने अभी अभी मॉड्यूल्स नहीं मंगवाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सिर्फ अप्लाई करना है, तुम्हें मॉड्यूल भी घर पे मिल जाएंगे। ऑडिट की बुक कौन सी यूज करें, डिपेंड्स ऑन यू, बट जो लोग अच्छे से ऑडिट करना चाहते हैं, मैं तो ये बोलूंगी स्टडी मटेरियल, उससे खुद के समरी नोट्स बनाओ। तो मैं वो शॉर्ट्स में कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, कौन से, देखो मैं फैकल्टी के ऊपर तो वहां बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी कि किनको लो किनको नहीं लो, ठीक है, बट जो जितना पॉसिबल है सारी मेंटरिंग में तुमको यूट्यूब पे 1 1 मिनट के शॉर्ट्स में दे दूंगी। नाउ कमिंग टू टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लो, जो तुमको डाउट हो वो डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट है, कुछ है, तो देयर यू कैन आस्क मी, और आईडीटी के डाउट में सॉल्व करवा सकती हूँ। इस वक्त के लिए मेरा टाइम जो है परमिट नहीं करेगा कि मैं बाकी सब्जेक्ट के भी डाउट क्लियर कराऊं, अदरवाइज मेंटरिंग में मैं मैराथन भी लेती थी सारे सब्जेक्ट्स का, तो वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सारे सब्जेक्ट के मैं डाउट क्लियर करवा पाऊँ एक्सेप्ट आईडीटी। ठीक है, तो इतना मैं हेल्प कर सकती हूँ May 24 के लिए। बस वो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि तुमको पता चले कुछ आया है, बस। ठीक है, अब तुमको कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, क्यों पूछ रहे हो, अब तुम मुझसे कुछ पूछना भी मत, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। हाँ, अब वीडियो ऑन हो रहे, अब वीडियो ऑन करके क्या करोगे, जब पूरे रामायण बोल दी मैंने, अब धीरे धीरे वीडियो ऑन कर रहे हैं। वीडियो ऑन करो जल्दी, पूछो जो जो पूछना है, मार्क्स से रिलेटेड मैम कुछ भी पूछना है पूछ लो। मैम ये सेल्फ पेस वाला जो एग्जाम है, एग्जाम के पहले भी दे सकते हैं, एग्जाम के बाद भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, है ना? आफ्टर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मेरे पास गाइडलाइंस है, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, पर जब तक वो ऑफिशियल नहीं करेंगे तुम उसको ऑफिशियल नहीं मान सकते। बट हाँ, जितना मुझे जहां तक पता चला है उसके हिसाब से ये पहले भी दी जा सकती है, योर चॉइस। पहले बाद में कभी भी। वही तो बोल रही हूँ, योर जी। चॉइस। हम्म मैम, ये जो सेल्फ पेज बोला आपने, ये ओपन बुक था क्या? ये ओपन बुक नहीं, ये सेल्फ ऑनलाइन है, पेज मैं इस पे अभी ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। और इंटीग्रेटेड ऑनलाइन में वाला इतना बोल सकती हूँ, पर डे बेसिस पे हो सकता है। अपना इंटीग्रेटेड का वो भी ओपन बुक है क्या? इंटीग्रेटेड। मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं वही बोल रही हूँ ना, इस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो करना पड़ेगा उनको ये सब, बट ठीक है, आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ ऑन दैट। पूछो जल्दी। मैम, मेरा आईडीटी में 59 नंबर है, क्या रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं क्या? चले जाओ, मैं बोल रही हूँ चले जाओ, लेकिन कुछ नहीं होगा, ये भी बता रही हूँ। पर अपना बोलते ना, अपना तो एक ट्रायल दे देना चाहिए, एक ट्रायल कर लो, क्योंकि अगर उन्हें बढ़ाना होता ना तो ऑनेस्टली वो बढ़ा देते, उन्हें नहीं बढ़ाना था इसलिए वो 59 पे। ठीक है, बट आई विल नॉट स्टॉप यू, क्या पता किस्मत चल जाए अपनी, रेयर केस में। ठीक है। जी मैम। हम्म अजय, कितना क्या मार्क्स रहे इस बार?
मैम सेकंड ग्रुप में 180 था। बिना देखे लिखना चालू कर दो अब तुम। टाइमर लगाओ, क्वेश्चंस बिना देखे करो, तुम्हारी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बस। तुम्हें सॉल्व करना है, बहुत सॉल्व करना है, और सिर्फ सॉल्व करना है और अपनी गलतियां ढूंढनी है। इसके सर अलावा मेरे भी 181 नाम मार्क्स है। 181 ये मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए क्या अपने, क्या पहले ही था? जी नहीं, मल्टीपल बिना देखे तुम देखो, टेस्ट सीरीज भी नहीं बोल रही मैं तुमको, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम है? क्योंकि मैं बोल रही हूँ तुम पूरी बुक बिना देखे सॉल्व करो, ऑटोमेटिक वो टेस्ट ही तो है। जब तुम बिना जी देखे सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगा के कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो टेस्ट है, और उसमें फिर ढूंढ रहे हो हमसे क्या मिस्टेक हो रही है। टेस्ट में क्या होगा, 15 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो सकता है वो तुमने बहुत अच्छे से कर रखे हो, तुम्हें लगेगा वाओ मेरे को तो बहुत अच्छे से आता है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्वेश्चन बैंक लो, बिना देखे सॉल्व करो, टाइमर लगाओ। एग्जाम में 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 1 घंटे में उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करो। ऐसे कर करके तुम सॉल्व करो। एक टाइम पे जब तुम्हारी क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व हो जाए, तुम्हारा पता क्या होना चाहिए मैम, हमारी एग्जाम मई में नहीं है, 1 महीने पहले तुमको वही सेम डेट लगनी चाहिए जिसमें तुम एमटीपी या आरटीपी 3 घंटे पहले जैसे सेम एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करो। मैं मेंटरिंग में यही करती थी, उनको एक ही हिदायत थी, तुमको भी पता है जाए कि 1 महीने पहले एग्जाम है। अगर तुम्हारी मई है तो मेरी मई नहीं है, एग्जाम 2 मई से चालू नहीं हो रही है, मेरी एग्जाम उससे जस्ट 2 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है। इससे क्या है, तुम 2 अप्रैल को 70% कोर्स के साथ रेडी हो गए, और अगर तुमने मई सोच लिया ना तो तुम मई में 70% कोर्स के साथ रेडी हो। फर्क है, क्योंकि जितना जल्दी तुम्हारा एग्जाम का टाइम पास में आता है उतना तुम्हारा दिमाग भी चलता है। ठीक है, तो जितने लोगों को 180 से 200 के बीच में, प्लीज क्वेश्चन बैंक बिना देखे टाइमर लगा के सॉल्व करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। ठीक है, और रिकॉल एक बार नहीं, क्यूमुलेटिव बार बार करो। ठीक है, और कुछ पूछो। प्रॉब्लम एप्लीकेशन में आया था, याद सब रहता है, प्रोविजन भी पता है, आंसर लिखने बैठते हैं तो जो मेन क्रक्स है आंसर का वो याद है, बट जब डिटेलिंग करना पड़ता है मार्क्स के लिए वो नहीं कर पाते हैं। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है ना, एक और रीजन समझ लो, देखो मैं बुराई नहीं करना चाहती पर रीजन है। जब तुम लोग सिर्फ सुनते हो ना चीजें, अभी हम लोग की आदत क्या होती जा रही है, सुन लो अच्छे से क्योंकि मुझे जल्दी कवर करना है चीजें, हम क्या करते हैं वीडियो चला के चीजें सुन लेते हैं। तुम लिसनिंग पावर इंक्रीज कर दो, तुमने सुन लिया, समझ लिया, ठीक है, वही तुम अगर रीड करते तो रीडिंग करने से तुम्हारे दिमाग में क्या फीड होता, वर्ड्स, सेंटेंसेस, जो चीज फीड करोगे वही तो लिख के आओगे। अब तुमने सिर्फ सुना, सुनने में तुमने पता है क्या लिया, तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो, मैं जो बोल रही हूँ तुम एक एक वर्ड रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। छोड़ो, इस 40 मिनट में मैंने जो बोला तुम 2 मिनट में भी नहीं, तुम 2 मिनट उस पर बोल भी नहीं पाओगे। मैं टाइमर लगाती हूँ, तुम 2 मिनट पूरा बोल के बताओ, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना अननेसेसरी चीजों को हटा के क्रक्स, सिर्फ क्रक्स, और जब तुम्हारे दिमाग में इतना सा गया, इतना बोला हुआ इतना गया, लिख के तो और कम आओगे ना। तो वो प्रैक्टिकली वही होता है, तुम सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, समझ सब आ रहा है, लेकिन जब लिखने जा रहे वर्डिंग ही नहीं मिल रहे कि वर्ड क्या लिखे, क्योंकि मैं भी तो बोलने में मेरे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, मैं थोड़ी ना लॉ की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। ये एक जेन्युइन रीजन है। और ड्रॉबैक में बताऊं, हम लोग जो ये रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम लोग जो चीजों को स्क्रॉल करना सीख रहे हैं, सिर्फ वीडियोस देखना सीख रहे हैं, बोलना भी नहीं आता है अपने को इस चक्कर में, क्योंकि लिसनिंग पावर इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस किसकी हो रही है, सुनने की। बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो तुम प्रैक्टिस सुनने की कर रहे हो, तो तुम बोलना भी नहीं सीख रहे हो, तुम लिखना भी नहीं सीख रहे हो तुम। मैं सिर्फ बोल रही हूँ जो तुम बचपन में पढ़ाई करते थे ना, लिखते भी थे, याद भी करते थे, और तुम्हारे पास वीडियोस नहीं होते थे, तुम इधर चलाते थे, बस वहीं पे आ जाओ वापस, अगर तुम्हें क्लियर करना है तो। क्योंकि जब तुम बिग फोर में जाओगे, किसी भी जॉब में जाओगे, वहां कोई वीडियो तो नहीं मिलने वाला, दिमाग चला के ही सॉल्यूशन करने पड़ेंगे केसेस के। और तब तुम्हें पता है, सच बोल रही हो, रियलाइज क्या होगा, तुमसे आगे कोई और है, और तब तुम सोचोगे मैं भी तो सीए हूँ, वो भी सीए है, और हो सकता है वहां के आर्टिकल तुमसे ज्यादा दिमाग चलाए। और बिग फोर में ये होता है, तुम्हारे आर्टिकल तुमसे ज्यादा दिमाग चलाते हैं।
तो जो लोग जेन्युइनली डिसिप्लिन जानते हैं ना, दे डू नॉट यूज शॉर्टकट। और प्रमोट होता है शॉर्टकट क्योंकि मार्केटिंग है, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जल्दबाजी सीख रहे हैं बस कि जल्दी जल्दी हो जाए। तुम बताओ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? पास होना, पास होना, पास होना। तभी तो एग्जाम टाइम पे क्या होता है? पैनिक, पास होंगे या नहीं, पास होंगे या नहीं। क्योंकि फीड क्या किया पता है दिमाग में प्रिपरेशन फेज में? पास पास पास। और एग्जाम में अगर 1.5 दिन में कुछ रिवाइज नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो डाउट आ जाता है अब पास होंगे या नहीं होंगे, और वो आ जाता है तुम्हारा पैनिक। तो एवरीथिंग इज हियर। एक लास्ट टिप दे रही हूँ तुमको, पूरी ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन फेज में दिमाग को इस चीज से फीड करना कि एक भी क्वेश्चन बुक का देखा हुआ नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएंगे नए आएंगे, मुझे मेरा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। इसीलिए बोल रही हूँ बुक में जो क्वेश्चन है वो भी बिना देखे सॉल्व करो। क्यों बोल रही हूँ? सपोज करो पेपर में सच में वो एफआर वाली हालत हो गई, देखे हुए क्वेश्चन नहीं आए, पता था ना इसको यही होने वाला है, और अगर देखे हुए आ गए मैम, तो देखे हुए आ गए तो और ईज, मतलब तुमने तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया था ना अपने दिमाग को। पैनिक कम होगा, मैं ये नहीं बोलती नहीं होगा, कम हो जाएगा क्योंकि तुमने इसको प्रिपेयर कर रखा था। तो एवरीथिंग इन सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए और एनी टफ एग्जाम इज माइंड गेम। इसको पहले क्लियर करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। तुमने एक स्टोरी सुनी होगी ना, सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी की नोक करो। तुम बाकी सब चीजें करने में लगे, ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी जिसको शार्प होना जरूरी है। इसको शार्प करो तो पैनिक नहीं आएगा। डरा हुआ इंसान ना सही डिसीजन नहीं लेता है, वो डरा हुआ बच्चा ना सही पेपर अटेम्प्ट नहीं करता है। आया समझ में? तो वॉट एवर पॉसिबल सब बता रही हूँ मैं, बट अप्लाई तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम आज सुनोगे, रियलाइज भी होगा हाँ हाँ ये कर रहे हो, फिर जब टाइम कम बचता है ना तुम लोग वही शॉर्टकट पे आते हो। डू नॉट कवर 100% कोर्स, 80% को ऐसे कवर करो कि उसमें से जो आएगा मेरे को सब आता है। क्योंकि तुम्हें मैं पैटर्न का भी 1-1 मिनट का सब बताऊंगी, उसमें तुम्हें पता चलेगा पैटर्न वही चल रहा है और क्वेश्चन की पोजीशन भी वही चल रही है और चलती थी। बस हो सकता है अब डीटी में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए क्योंकि न्यू कोर्स है, तो थोड़ा सा पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज वही चल रहा है। कभी एनालाइज करो पास्ट के पेपर्स, तब समझ में आएगा तुमको, कभी किया ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? ओके। युद्ध में जब उतरते तो स्ट्रेटेजी लेते हैं, हमारी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं मैम। बस हमको इतना पता है कि जाके एग्जाम देना है, पास हो जाना है, बस। बोलो। मैम एक क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। डीटी में बुक चेंज करनी चाहिए या वही रखनी चाहिए? चेंज कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो आईसीआई नए देगा। नहीं ठीक है। नहीं, फैकल्टी के हिसाब से। तो कौन सी फैकल्टी है अभी तुम्हारे पास? बीबी सर की बुक है। मेरे को पता हूँ, मुझे क्या लगता है किसी भी बुक से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी बुक से। हाँ, इस बार उन्होंने एक्चुअल में अब जो उनकी कंपाइलर आई ना, अब अच्छी आई, क्योंकि अब फाइनली कॉन्सेप्ट के साथ लिंकेज है। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट द बुक, बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस वक्त जो उन्होंने नई बुक लाए हैं उसमें उन्होंने फाइनली जो बचा कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए थे ना, वो सब भी ले लिए। क्योंकि अब रिस्क नहीं ले सकते, न्यू कोर्स है, एबीसी भी चेंज हो सकता है। क्योंकि तुमने देखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स नहीं लिखा है, 30% लिखा है, तो अब वो कुछ भी हो सकता है। तो अब तुमको अगर बुक चेंज करनी है तो यू डोंट नीड टू चेंज द ऑथर, क्योंकि इमेज है ना, एक पिक्टोरियल इमेज उस बुक की होती है अपने दिमाग में, उसी को रहने दो। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक रेफर मत करो। जो एक बुक है तुम्हारे पास विश्वास कर लो उस पर, क्योंकि सबने वही डीटी लिखा है, वही आईडीटी लिखा है, और आईडीटी में सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल, उससे अच्छा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उससे अच्छा। डीटी में जो भी तुमको यूज करना है, एक ही बुक को बार बार पढ़ो, रीड 1 बुक 10 times इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 बुक। ठीक है, अपनी बुक पे विश्वास करो, उस पे डाउट मत करो। ठीक मैम है। मैंने डीटी का बीबी सर से लिया था, लेकिन वो नवंबर 22 में फास्ट ट्रैक लिया था, बट उस समय ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने मई 23 में सेकंड ग्रुप नहीं दिया था। इस बार मैं सिर्फ खाली इक्वलो में एग्जाम्शन के लिए क्लास लिया था, तो ग्रुप दिया था। तो डीटी का सिर्फ एग्जाम मैंने कुछ सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ के दे दिया था।
आप मेरे को डीटी का क्लास लेना चाहिए, खाली बुक से रेफर करने से हो जाएगा? डीटी में तो अभी मेरे को अब मार्क्स उस कितने समय हैं? जब पढ़ा था समझ में नवंबर नहीं आया। 23 नहीं दिया ना तुमने? नवंबर 23 दिया था, सिर्फ इक्वल के लिए 35 मार्क्स मेरे आए थे, बट मैंने सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ के एग्जाम दिया था। और जब भी डीटी तुमने एग्जाम दिया पढ़ के, उस वक्त मार्क्स कितने थे? हम 35 आए थे एग्जाम में। तो प्रॉब्लम पता है सिर्फ क्या है? तुम्हें अभी प्रोविजंस कुछ भी याद है? कुछ भी? कि कुछ कोई नहीं याद बस है, मैं रिवीजन इसी को वीडियो क्लास चला में। दे तो भी दिमाग में आने लगेंगे? नो मैम। फिर आंसर तुम्हें पता है कि जब तुम्हें प्रोविजंस अब कोई तो बोल भी दे तो नहीं समझ में आएंगे, तो यू नीड अ क्लास। क्योंकि मेरे को बीबी सर का मैंने रिवीजन वीडियो देखा था, मेरे को उनका रिवीजन वीडियो भी समझ में नहीं आया, ये सोच के कि मैंने क्लास लिया या नहीं लिया। तो अब क्या हो गया, वापस उनकी क्लास करनी चाहिए या फिर दूसरी चेंज कर लो, क्यों उनकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो हर कुछ लोगों को हो सकता है मेरा समझ नहीं है, तो मैं भी उनको भी ये बोलूंगी फिर मेरा मत लो। तो वैसे ही अगर उनका नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यू हैव टू चेंज द फैकल्टी। उसके लिए मेरे वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे जाने वाले, तुम एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि मेरी क्लास डीटी की नहीं आने वाली, ना जी ड्राइव ना कुछ, तो ये मार्केटिंग नहीं है। बट एक चीज ये होगी, अगर उससे तुम्हें समझ में आ रहा है तो अमेंडमेंट वीडियो किसी के देख लेना, तो तुम्हारा पूरा डीटी कवर हो जाएगा। और इसके अलावा डीटी मैं अभी नहीं बोल सकती, मैं कमेंट नहीं कर सकती तुम्हें किसका लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती, समझ रहे हो? मैं ऐसे नहीं बोल सकती, ठीक है? ठीक है। मैम हम्म। मैम मेरे 150 एक ग्रुप में 150 और एक ग्रुप में 168 आए हैं, तो मैम मुझे अब क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट वीक है, क्वेश्चन पूछता कुछ है, तुम लिख के कुछ आती हो, क्वेश्चन सॉल्व ढंग से नहीं कर रही हो। 150 या 160 होने का रीजन ही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी अभी नहीं आती, या तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं आता, या राइटिंग स्किल्स बहुत वीक है तुम्हारी। तो तुम्हें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले फोकस करके लिखना, सही लिख भी रही हो या नहीं, क्योंकि क्या मैम होता है, एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल देती हूँ, हाँ बोलो। मैम कॉन्सेप्ट के लिए मैं क्लास करूँ कि मैं यूट्यूब वीडियोस में मतलब मैं जाऊँ? ऐसे मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मैं तुमसे कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं पूछूंगी मुझे जजमेंट ही नहीं होगा। मैं ऐसे कैसे बोल दूं? आर यू गेटिंग? अभी यस सपोज तुम्हें आईडीटी में क्या आता है? मैम, आईडीटी तरफ से पूरी कवरेज करके गई थी मैम, लेकिन मार्क्स तो मेरे 40 ही आए हैं। देखो, मैं इस क्लास में भी ये चीज बताती हूँ, कहाँ पे तुमको सप्लाई लिखना है और कहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड लिखना है, बहुत फर्क पड़ता है। यस मैम। अगर मैं किसी जगह पे सप्लाई ऑफ गुड्स लिख रही हूँ और एक्चुअल में डेफिनेशन में सप्लाई लिखा है, तो तुमने पूरी डेफिनेशन का मतलब ही बदल दिया, तुमने उसको सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए स्पेसिफाई कर दिया, जबकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए। कहीं पे डीटी में, आईडीटी में लिखा है पर्सन, कहीं पे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन, कहीं पे लिखा है टैक्सेबल पर्सन, हम इंटरचेंज यूज करते हैं। यस मैम। तो ये देखो कि वो बारीकियां तुम्हें पता भी है या नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बोल रही हूँ, कि वो बारीकियां पता है नहीं। अगर नहीं पता तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो अच्छे से, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई रेगुलर क्लासेस मत लेना, फास्ट ट्रैक इज गुड। और अगर यूट्यूब पे कुछ अच्छा मिल रहा है, जो भी सब्जेक्ट है तुमको जिसमें लग रहा है, तो फिर यूट्यूब पे, ठीक है? तो जब तुम जैसे लिखोगी ना, कुछ क्वेश्चंस लिख के देखो, और मैं बोलती हूँ पास्ट पेपर उठाओ, अभी नवंबर की एग्जाम दी ना तुमने? यस मैम। बस, तो आईडीटी का पेपर, डीटी का पेपर, वॉट एवर उठाओ, एक बार आप फिर से आंसर लिखो, फिर चेक कर लो तुम सजेस्टेड से क्या गड़बड़ चल रही है, तुम क्या लिख रही हो और वो लिखवा क्या रहे हैं। तुम्हें अपना एनालिसिस हो जाएगा कि तुम लिख भी नहीं पा रही हो, तुमसे फॉर्मेटिंग में काटापीटी बार बार हो रही है, तुम्हारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हैं, तुमको समझ ही नहीं आता कि वर्डिंग क्या यूज करनी है। सब समझ में आ जाएगा, वो रीजन वही है 150 160 का, ठीक है? थैंक यू मैम। और किसी को? नको? हेलो हाँ, वीडियो के पीछे से बोलना है ना? मैम, वो कैमरा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। ओहो, बाकी सब लोगों का क्या है? वन प्लस, लक्ष्मण, अंकित, रूपाली, प्रकृति, लोकेश, संदीप, बक्षेती, मुस्कान, मतलब सबके वीडियो क्या दिक्कत में? नहीं मैम, वो लैपटॉप का वीडियो कैमरा थोड़ा खराब है। अरे तुम्हारा नहीं, बाकी का क्या? अचानक से ग्रुप वाइज कैमरे खराब हुए क्या इन लोग के? बोलो।
क्या पूछ रहे हो, जल्दी पूछो। मैम ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगा क्या? हाँ, नहीं है। तो है मैम? नहीं 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 है? नहीं। नहीं है, अच्छा। तो सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में भी मतलब नहीं होगा सर? नहीं है। पासिंग मार्क इज 30%। ओके। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ना मैम, उसमें लॉ और कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है? तो ये तो बोल रहे बोथ ग्रुप बराबर है, एक सब्जेक्ट। अच्छा, तो ठीक। अभी सिर्फ उनकी केस स्टडी से जजमेंट करो कि किस लेवल का नॉलेज केस स्टडी में लग रहा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना पढ़ना है। ठीक है। ओके। और मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए या इंटीग्रेटेड के लिए एक भी चीज जो आईसीआई ने दी हो ना, छोड़ के मत जाना। आईसीआई का हर चीज कवर करना, क्योंकि आईसीआई ही अभी यहाँ पे क्या है, रोल प्ले कर रहा है। वही तो बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। तो वो जितनी चीज इशू करेंगे, एक एक चीज तुमको एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है। ओके। और कुछ? चले। होप सो द सेशन वाज आई ओपनिंग टू सम। ठीक है। तो जो आई ओपन हुई है उसे ओपन ही रखना, उसे बंद मत कर देना थोड़े दिन बाद। इन चीजों को फॉलो करना, और बाकी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहना। जो बोलूं बस वो फॉलो जरूर कर लेना। मैं ये तो नहीं कहती पास करवा दूंगी, बट इतनी गारंटी कि तुम प्रोसेस सही कर रहे होगे, उसका 100% गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है। मैम ये सेशन रहेगा क्या? क्या? जो ये जो अभी सेशन हुआ है, हाँ, ये जो मीटिंग पर रहेगा, दोबारा देखना चाहिए? यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। ठीक ठीक है। है मैम, ओके। चलो, चले। चलो, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।